प्यारे बच्चों, मैं नितिन सिंह चौहान राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज अफसरगढ़ जिला बिजनौर में गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना महामारी कोविड-19 महामारी फैल चुकी है और सरकार ने इससे बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना, बिना किसी काम के अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलना और यदि आवश्यकता है तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना। सरकार ने इस महामारी से बचने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है और ताकि आपकी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो, उसमें कोई बाधा ना पहुंचे, इसके लिए ऑनलाइन शिक्षण को प्रोत्साहन दिया है। इसी के अंतर्गत मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन शिक्षण के कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज की हमारी इस वीडियो में हम द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये हल करना सीखें, मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या सीखा था। हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरणों की पहचान कैसे की जाती है और द्विघात समीकरणों का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरणों का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a जो कि x² का गुणांक है उसको a के बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना है और a b c ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। और हमने सीखा था कि कैसे द्विघात समीकरणों को व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है, कैसे किसी प्रश्न में आई हुई शर्तों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके साथ साथ हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का भी अभ्यास किया था। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, द्विघात समीकरणों को हल करना। बच्चों, द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी होती है द्विघातीय समीकरण, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता होगा कि द्विघात समीकरणों को हल करना, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब होता है कि द्विघात समीकरणों को हल करना, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरणों को हल करने का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण में आने वाला जो चर है x, उसका मान निकालना, उसका एक ऐसा मान निकालना ताकि उस x के मान को उस समीकरण में रख दें तो उसका दायां पक्ष जो कि 0 के बराबर है वो आ जाए। इसे कहते हैं हम द्विघात समीकरणों को हल करना। और इसी हल करने की जो विधियां मैंने आपको बताई, उसमें से आज हम सीखेंगे पहली विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। इस गुणनखंड विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और मैं एक द्विघात समीकरण लेता हूं और इस द्विघात समीकरण में मैं जो भी क्रिया करूंगा वो आप समझेंगे। हम समीकरण लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है। देखिए यहां पर a 2 है, b -5 है और c जो c है वो 3 के बराबर है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। अब अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसको हल करने की गुणनखंड विधि में हमारे कुछ चरण होते हैं, हमारे 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। उन स्टेप को मैं अभी डिटेल में बताऊंगा और वो इतने आसान स्टेप हैं कि अगर आपने एक बार पहले या दूसरे सवाल में 2-3 सवालों तक उन्हें समझ लिया तो आप इनको 1 मिनट के अंदर इस द्विघात समीकरणों को हल करना सीख लेंगे। तो पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हम जो द्विघात समीकरण हमारी है इसमें a और c
इसकी गुणा करते हैं। अगर ये गुणनफल, ध्यान से सुनिए, अगर ये गुणनफल धनात्मक आ जाए तो इस गुणनफल को हम ऐसे दो भागों में विभाजित करेंगे कि उन दोनों भागों को जोड़ने पर हमारा मध्य भाग b आ जाए। मैं फिर से बता दूं, अगर ये गुणनफल धनात्मक है तभी हम उस गुणनफल के ऐसे दो भाग करेंगे जिन्हें जोड़ने पर, यहां ध्यान देना है, धनात्मक आएगा तो जोड़ने पर मध्य भाग आ जाएगा। और अगर a और c का गुणनफल ऋणात्मक आ जाए तो हम उस गुणनफल के ऐसे दो भाग करेंगे जिन्हें घटाने पर मध्य भाग आ जाए। मैं फिर से बता दूं, पहले a और c का गुणा करते हैं, उसका गुणनफल देखते हैं कि वो धनात्मक है। अगर वो धनात्मक है तो उस गुणनफल के ऐसे दो भाग करेंगे जिन्हें आपस में जोड़ने पर मध्य भाग यानी कि b आ जाए। और अगर एक गुणनफल ऋणात्मक है तो ऐसे दो भाग करेंगे जिन्हें घटाने पर मध्य भाग b आ जाए। अब हमारी समीकरण जो है इसमें आप देखिए a कितना है, a बराबर 2 है, b बराबर -5 है और c बराबर हमारे पास 3 है। आप गुणन जो हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 के अनुसार a और c की गुणा करनी थी, तो यहां पर a 2 है और c 3 है, तो 2 और 3 की गुणा करी तो गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, +6 यानी धनात्मक। अब मैंने आपको बताया है कि अगर गुणनफल धनात्मक होगा तो आपको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर बीच वाला b यानी कितना है, यहां पर b 5, ये 5 आ जाए। आपको -5 नहीं देखना है, आपको माइनस चिन्ह के बारे में नहीं सोचना है, आपको केवल संख्या से मतलब है कि संख्या कितनी आ जाए, 5 आ जाए जोड़ने पर। तो ऐसे 6 गुणनखंड कौन से होंगे, वो होंगे 2 और 3। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो 6 आएगा और मैं अगर इनको आपस में जोड़ दूंगा तो देखिए 5 आ जाएगा। अब हमारे पास एक आइडिया ये मिल गया कि मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 को मैं लिख सकता हूं 2 + 3, x ऐसी रहेगा और बाकी समीकरण इसी तरह से रहेगी। इस माइनस की आप अंदर गुणा कर सकते हैं, आपने गुणा कर दी, 2x² - 2x और इस माइनस को करेंगे तो -3x +3 बराबर 0। इतना काम आपको पहले स्टेप में करना है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है स्टेप 2। इस स्टेप 2 में क्या करते हैं बच्चों, हम 2 के जोड़े बना लेते हैं। और अगर 2 के जोड़े बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, मैंने ये पहला जोड़ा बना लिया, दूसरा जोड़ा बनाने के लिए मेरा ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो मुझे अंदर 3x - 3 करना पड़ेगा ताकि समीकरण बैलेंस रहे। ये मेरा स्टेप 2 होता है कि आप जब मध्य भाग को तोड़ लें तो आप 2 के जोड़े बना लें और जोड़े बनाने के बाद कुछ ऐसा कर लें कि समीकरण बैलेंस रहे। इसके बाद बच्चों आता है हमारा चरण 3, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम ये देखते हैं कि वो जो मैंने अभी ये 2 ब्रैकेट बनाए, 2 कोष्ठक बनाए, इन दोनों कोष्ठकों में से, दोनों ब्रैकेट्स में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए पहले ब्रैकेट में से देखिए 2x कॉमन है, आप ध्यान से देखो तो पहले ब्रैकेट में से 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, पहले से 2x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा, क्योंकि पूरा 2x बाहर चला गया तो यहां कितना बचा, 1। चलिए दूसरे ब्रैकेट में से 3 बाहर आ सकता है, अंदर क्या बचा, x - 1। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों कि आपको ब्रैकेट में से ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचे वो समान पद हों। ये आप कुछ भी नहीं अपने मन से कॉमन ले सकते। कोई बच्चा कहे कि सर मैं केवल 2 कॉमन ले लूं, मैं और कुछ कॉमन ले ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि यहां से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ x - 1 बचेगा, यहां भी कुछ ऐसा कॉमन ले कि आपको x - 1 ही बचे। इसलिए मुझे पहले ब्रैकेट से 2x कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, x - 1 हो गया और इधर भी मेरा x - 1 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में चूंकि x - 1 कॉमन है तो मैं यहां से x - 1 को भी बाहर ले लेता हूं, तो यहां पहले ब्रैकेट से क्या बचा, 2x और दूसरे ब्रैकेट से भी क्या बचा,
दूसरे ब्रैकेट से बचा माइनस का 3, तो मेरे पास जो अगला पद आया समीकरण का वो बना x माइनस 1 2x माइनस 3। देखिए स्टेप 4 होता है, आपको वो जो आपने जोड़े बनाए थे फिर जोड़ों में से कुछ कॉमन लिया, जब समान ब्रैकेट के अंदर समान पद आ गए तो आप उन समान पदों को बाहर ले लिया, तो हमारे पास इस तरह से समीकरण का ये रूप बच जाता है। अब आप इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि अगर दो संख्याओं का या दो पदों का गुणनफल 0 है, जैसे यहां पर है x माइनस 1 और 2x माइनस 3 का गुणनफल कितना है, 0 के बराबर है। तो अगर दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर होता है तो ये तभी संभव है जब पहला पद 0 हो या दूसरा पद 0 हो या दोनों ही पद 0 हो। तो अगर हमारे पास, इसका मतलब यह है कि यही हमारे पास इस शर्त को पूरा करने के लिए पहले पद को 0 के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि यदि मेरा x माइनस 1 0 के बराबर है तो मेरे पास x का पहला मान आ गया 1, और यदि मेरे पास दूसरा पद 0 के बराबर है 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहां से मेरे पास x का मान कितना निकलेगा 3/2। इस तरह से हमारे समीकरण के दो मूल प्राप्त हो जाते हैं, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। इस क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसकी दो घात हैं, इसलिए इसके दो मूल ही प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो वो प्रश्न था, ये वो सवाल था जिसमें हमने गुणनफल धनात्मक पाया। हो सकता है कि अगले प्रश्न में गुणनफल ऋणात्मक हो, तब उसके लिए कैसे करेंगे, तो आइए उसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप की है। और यहां पे अगर आप तुलना करेंगे तो a आएगा हमारे पास 1, b आएगा हमारे पास माइनस का 3 और c आएगा हमारे पास माइनस का 10। इसकी तुलना मैंने किससे की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से की है। स्टेप 1 के अनुसार आप a और c की गुणा करें, तो a और c की गुणा करके गुणनफल कितना आएगा, माइनस का 10। इस बार गुणनफल ऋणात्मक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर गुणनफल ऋणात्मक आ जाए तो हमें गुणनफल के ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको घटाने पर, क्योंकि यहां ऋणात्मक है इसलिए घटाने पर मध्य भाग यानी कितना 3 आ जाए। तो मुझे 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनको आपस में घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं वो, 5 और 2, 5 गुणा 2 10 और 5 में से 2 गया 3। तो मैं 3 को 5 माइनस 2 लिख सकता हूं। तो मेरी समीकरण क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 5 को मैंने लिख दिया 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। अंदर आप गुणा कर लें, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। फिर मैंने आपसे कहा था दूसरा स्टेप में इसके क्या बनाते हैं हम लोग, जोड़े बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा पहला जोड़ा बन गया, यहां तो माइनस है नहीं, यहां तो प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे 2x माइनस 10 से दूसरा जोड़ा बन गया। स्टेप 3 में मैंने आपसे कहा था कि इस जोड़े में से जो ब्रैकेट बन गए, इन ब्रैकेट में से ऐसी संख्या कॉमन ले लें ताकि ब्रैकेट के अंदर समान पद रह जाए। तो पहले वाले ब्रैकेट से मुझे x कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 5, और दूसरे वाले ब्रैकेट से मेरा कॉमन आ सकता है 2 और अंदर मुझे मिलेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में x माइनस 5 कॉमन है, इसलिए इसको भी मैंने बाहर ले लिया, x माइनस 5 x प्लस 2 बराबर 0। ये मेरी समीकरण के गुणनखंड हो गए। अब आपको पता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, ये तभी संभव है जब
या तो पहला पद 0 हो या दूसरा पद 0 हो। तो अगर मैं पहले पद को 0 के बराबर करता हूं तो x बराबर मेरा पहला मान 5 निकल के आता है, और अगर मैं दूसरे पद को 0 के बराबर करता हूं तो मेरा x का मान -2 निकल के आता है। x बराबर 5 और x बराबर -2, ये मुझे दो समीकरण के मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरह की सिचुएशन को उदाहरण के माध्यम से सीखा। मैं भी इसके और प्रश्न भी आपको कराता हूं, और इसके बाद हम लेंगे प्रश्नावली 4.2। तो बच्चों, यह है मेरा प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो जो स्टेप मैंने आपको अभी बताए, उन स्टेप को फॉलो करते हुए मैं ये सवाल करूंगा। तो देखते हैं बच्चों। स्टेप फर्स्ट, a और c की गुणा करते हैं। आपको कंपेयर कर लीजिए इसकी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। अगर आप इससे तुलना कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -6, है ना। देखिए, x स्क्वायर के गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो उसको 1 मानते हैं। और यहाँ पे c, और यहाँ पे c की जगह कितना हुआ है? -6। पूरा माइनस से लिया जाता है। प्लस होता तो प्लस, तो आपको पता है, प्लस को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस को, अगर माइनस दिया है तो माइनस को लिखना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में आप गुणा कीजिए। गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 गुणा -6 करके आया -12 माइनस के बाद। अब आपको 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें, क्योंकि गुणनखंड कैसा है, जो गुणनफल आया है वो ऋणात्मक आया है, कि जिन्हें आपस में घटाने पर b प्राप्त हो जाए। b यहां पे कितना है मेरे पास? 1। ये 1 मिल जाए। तो 12 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे? 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहीं पर आपको सोचना है बस। जहां जिस बच्चे ने ये लॉजिक लगा लिया, उस बच्चे के लिए सवाल में कुछ नहीं बचा। देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ 1 को मैंने क्या लिख दिया? 4 - 3 x - 6 बराबर 0। इसकी x की गुणा कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x - 6 बराबर 0। अब मैंने आपसे कहा था जोड़े बना लीजिए। तो जोड़े बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये एक जोड़ा बन गया। यहां पे जोड़ा बनाने के लिए आपको माइनस को लेना ही पड़ेगा बाहर। तो माइनस बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3x भी धनात्मक हो जाएगा और 6 भी धनात्मक हो जाएगा। अगले स्टेप में मैंने कहा था कि जब दो जोड़े बन जाएं, दो ब्रैकेट्स बन जाएं, इन ब्रैकेट में ऐसी संख्या कॉमन लो कि दोनों ब्रैकेट में जो अंदर बचे वो समान हो, वो पद समान हो। तो देखिए, यहां से क्या कॉमन आ सकता है? अधिकतम यहां से 2x कॉमन आ सकता है। अगर ये 2x कॉमन आ गया, दिस इंप्लाइज दैट अगर 2x कॉमन आया तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों? पहला पद x, क्योंकि 2x तो बाहर चला, खाली क्या बचा? x। और यहां से क्या बचेगा? 2, और x तो बाहर चला गया, यहां बचेगा x + 2। और यहां से क्या कॉमन आ सकता है? यहां से केवल 3 कॉमन आ सकता है, और अंदर क्या बचेगा? x + 2। आपको समझ में आ गया होगा कि x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है। तो आपने x + 2 को यहां भी कॉमन ले लिया, और अंदर क्या पद बचा? 2x - 3 बराबर 0। अब आपको मैंने बताया था कि दो संख्याओं का या दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो उसका तात्पर्य यह है कि या तो ये 0 होगा, भाई तभी तो 0 गुणा समथिंग 0 आया होगा, या फिर ये वाला 0 होगा। समथिंग गुणा 0 = 0। तो इसका मतलब कि मैं इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 के बराबर है। तो यदि मेरा x + 2 0 के बराबर है, तो यहां से मेरा x का मान कितना आया? -2। और यदि
मेरा 2x माइनस 3 0 के बराबर है, तो मेरा x कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। तो इस तरह से हमारे इस समीकरण के दो मूल प्राप्त हो गए, -2 और 3/2। ठीक है, आप इस सवाल को उतार लें, समझ लें, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर दें। तो यह है हमारा 4.2 का अगला सवाल। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यहां पर हमें इसके समीकरण की गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, जो हमारी मानक समीकरण होती है उससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे इससे। तो हमारे पास a कितना प्राप्त होगा? √2, हमें b प्राप्त होगा 7 और हमें c प्राप्त होगा 5√2। पहला स्टेप फर्स्ट में हमने a और c की गुणा करनी है और गुणनफल को चेक करना है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। यहां पे गुणनफल करते हैं, √2 गुणा 5√2, तो √2 गुणा 5√2 कितना हो जाएगा? देखिए a गुणा c निकालना है, तो √2 गुणा 5√2 बराबर, तो √2 भी गुणा √2 से करिए कितना हो जाएगा? 2, और 2 ये कितना रह गया? 5, 2 5 कितना? 2 गुणा 5 कितना होता है? 10। तो ये गुणनफल कितना आ गया मेरे पास? 10। और ये धनात्मक है, धनात्मक है तो 10 के ऐसे गुणनखंड करिए जिसे जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ऐसे कौन सा संभव है? 5 और 2, 2 गुणा 5, जिन्हें जोड़ने पे क्या आ जाएगा? जिन्हें जोड़ने पे हमारे पास 7 आ जाएगा और जिन्हें गुणा करने पर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू x², 7 को मैं लिख दिया 2 गुणा 5 x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब अंदर गुणा कर लीजिए, क्या हुआ? √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। तो अब यहां पे दूसरा स्टेप है, इसके जोड़े बना लीजिए। तो जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, यहां तो प्लस है, कोई आवश्यकता नहीं है माइनस बाहर लेने की, एक जोड़ा ये बन गया। यहां पे अब क्या कॉमन आ सकता है? देखिए यहां पे √2 कॉमन आ सकता है और यहां पे x भी कॉमन आ सकता है। √2 अगर x यहां से बाहर गया तो यहां पे कितना बचेगा? x, और यहां कितना बचेगा? √2। तो आप गुणा कर लें, कंफर्म हो जाए गुणा करके। देखिए √2 गुणा x, तो √2x² पहला पद मिल गया, और √2 गुणा √2, तो √2 2 और x 2x वाला पद मिल गया। यहां पे क्या कॉमन आ सकता है? यहां पे केवल 5 कॉमन आ रहा है और x प्लस √2 बचेगा बराबर 0। x प्लस √2, x प्लस √2, तो हमने x प्लस √2 को बाहर ले लिया और यहां बचा √2x प्लस 5 बराबर 0। फिर से वही, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो यदि हमारे पास पहला पद 0 के बराबर है तो यहां से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं x बराबर माइनस का √2, ये मेरा पहला मूल है। और अगर मेरे पास √2x प्लस 5 ये 0 के बराबर है, बच्चों हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं √2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के 5/√2। ये हमारा दूसरा मूल है। यहां पर आपके कुछ सवाल ये हो सकते हैं कि सर आपने 7 को 2 प्लस 5 क्यों रखा, 5 प्लस 2 क्यों नहीं रखा? अगर मैं इसको 5 प्लस 2 रख देता कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 प्लस 2 भी तो 7 ही होता है और 5 गुणा 2 का मल्टीप्लाई भी 10 होता है, लेकिन रखा क्यों नहीं? देखिए मैं अगर रखता तो यहाँ पे होता 5x, यहाँ होता 2x। तो जब आप जोड़े बनाते, जो मैं स्टेप थर्ड बता रहा हूं, जोड़े बनाइए, वो जोड़े आप ऐसे बनाते कि 2x यहां आ जाए और 5x वहां आ जाए, क्योंकि आपको अगले स्टेप में कॉमन भी लेना है। ये आप तभी सीख पाएंगे जब इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ 5x रखते, यहाँ 2x रखते, तो आपका जो गुणन जो जोड़े होते वो फिर √2 के साथ 5x का जोड़ा बनाते, तो वो जोड़े में कॉमन नहीं आता। इसलिए मैंने पहले ही सावधानी बरती और मैंने 2x आगे लिखा, 5x पीछे लिखा।
अब मैं आपको ट्रिक बता दूं, जोड़ने में ये ध्यान रखिए जो छोटी संख्या है उसको पहले रख दीजिए और जो बड़ी संख्या है उसको बाद में रखिए, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो इस तरह से, या फिर आप देख लें कि मुझे आगे जोड़े बनाने हैं तो जोड़े बनाते समय कुछ ऐसा जोड़े बनाऊं ताकि आराम से आसानी से मेरा कुछ संख्या कॉमन भी आ सके, इसलिए मुझे इस हिसाब से जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, घटाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको घटाने में तो जो संख्या बड़ी होगी वो छोटे में से घटाओगी, बट जोड़ने में ये आपके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जोड़ने का मतलब 2 + 5 भी 7 होता है और 5 + 2 भी 7 होता है। तो जोड़ने में आपको बस ये जोड़े बनाने का ध्यान रखना है, और मैंने बता दिया कि छोटी संख्या पहले रख लीजिए, आपकी अधिकतर समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह से इसका सवाल हो गया, ये आंसर आ गए। एक और सवाल लेते हैं। यह है बच्चों 4.2 का अगला सवाल। देखिए, इसको अभी द्विघात समीकरण के रूप में मुझे परिवर्तित करना है, और अगर मैं ना भी करूं तो मेरे यहाँ पे जो c है वो 1/8 है, तो मुझे इस 1/8 को पहले सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि मैं आसानी से जोड़े बना सकूं और आसानी से गुणनखंड कर सकूं। तो देखिए, यहाँ पे पूरी संख्या में 8 से आप एलसीएम ले लें, तो आप एलसीएम लेंगे तो आपका 8 एलसीएम होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16x² - 8x और +1 = 0। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 8 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये 0 हो जाएगा, और मेरे पास समीकरण क्या बचेगी 16x² - 8x + 1 = 0। ये मेरी द्विघात समीकरण है। यहां पे आप तुलना कर लीजिए, जब आप तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a = 16, आपको मिलेगा b = -8 और आपको c बराबर क्या मिलेगा +1। फिर वही सवाल कि a और c की गुणा करिए, a और c की मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास गुणनफल कितना आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा मेरे पास 16 जो कि धनात्मक है। धनात्मक में मैंने आपको बताया कि 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर, क्योंकि प्लस आया है ना 16 का, तो जिन्हें जोड़ने पर ये बीच का अंक प्राप्त हो जाए, यानी कि 8 प्राप्त हो जाए। तो सोचिए 16 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे जिन्हें जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए, तो वो होंगे 4 × 4। तो 4 × 4, तो यहां पे लिख दीजिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 4 + 4 x + 1 = 0। आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये -4x प्लस का 1 = 0। आप जोड़े बना लीजिए, आपका जोड़ा बन गया 16x² - 4x, ये पहला जोड़ा। यहां पे आपको माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो 4x, क्योंकि आपने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये वाला पद माइनस का हो जाएगा और ये वाला पद भी माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए, तो -4x -+1 = 0। अब आपको देखिए क्या कॉमन आ सकता है, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से कॉमन आ सकता है 4x, अधिकतम कॉमन। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 4x - 1। यहां क्या कॉमन आ सकता है, देखिए बच्चों यहां पे 4x - 1 पहले ही आ चुका है, यहां पे मुझे 4x - 1 दिखाई दे रहा है, तो कॉमन क्या आ सकता है 1। आप ये ना सोचिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन है 1, तो सबके साथ गुणा कर ही सकते हैं ना। 1 यहां पे है, 1 कितना बचा 4x - 1 = 0। यहां पे 4x - 1, यहां भी 4x - 1, आप 4x - 1 को कॉमन ले लें, अंदर भी क्या बचेगा 4x - 1 = 0। फिर वही कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, यदि पहला गुणनफल है 4x - 1 = 0, यहां से आपका 4x कितना आ गया 1, x कितना आ गया 1/4। और यदि आपका दूसरी भी संख्या, देखिए दूसरा पद भी वही है 4x - 1, तो यहां पे x बराबर कितना जाएगा 1/4। तो ये जो समीकरण है ये बेसिकली 4x - 1 का होल स्क्वायर का समीकरण है। यहां पर इसके जो मान प्राप्त हुए, आप इसको यहां पे 4x - 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, और इसके यहां पे जो मान प्राप्त होंगे
वो 1/4 इसका एक मान हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारे द्विघात समीकरण के ये सवाल हैं और इन सवालों को अभी हम और करते हैं। तो इस तरह इस द्विघात समीकरण का हमें एक ही मूल प्राप्त हुआ, x बराबर 1/4। बच्चों इसके जो शेष प्रश्न हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको जो इबारती प्रश्न हैं उनको भी द्विघात समीकरण में परिवर्तित करके उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।